गणित की कोई भी चीजों को रटने पर ध्यान ना दे, उसको समझे आखिरकार ऐसा होता क्यों है। ठीक है, क्योंकि रटने के लिए और भी आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो भाई क्या जो मैथ है उसको भी हम रटना स्टार्ट करें। तो हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पार्ट की ओर स्टार्ट करते हैं और हम लोग बातें करते हैं पार्ट नंबर 3 का। आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लासेस होगी, है ना। सिर्फ इसमें हम लोग जो परिचय के बारे में बातें करेंगे, इसकी जो टॉपिक है टॉपिक का नाम के बारे में बातें करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज की जो क्लासेस होगी वो आपका अगले वीडियो में आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का नाम है, अभी जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो आपका कौन सा क्लास की है, क्लास 10th। आपका जो पार्ट है, पार्ट कितना है, 3 है, और उस पार्ट का नाम क्या चीज है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या चीज है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। आपको बतला दें कि ये जो पार्ट है वो अपने हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पीछे का कारण है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ में ये आसान भी है, खास करके वैसे बच्चे जो मतलब थोड़ी बहुत भी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उन लोगों के लिए तो ये एक नंबर है, क्योंकि इसमें क्या होती है कि बहुत ही आसान जो क्वेश्चंस बनती है। ठीक है, तो ये आपसे हमेशा मतलब विनम्र रहेगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और बेसिक बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिक बातें अगर आप समझ जाइएगा तो एक्सरसाइज आपसे आसानी से बन जाएगी। आते हैं हम लोग सबसे पहले कि इस पार्ट का जो नाम क्या चीज है, कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कितने हैं चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को समझने का स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो कहानी है उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बतला दें कि एक होता है आपका चर और एक आपका होता है अचर, है ना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आज सीख लो। सबसे पहले बातें करते हैं किसके बारे में, चर। इसमें क्या होती है कि हम लोग जो भी संख्या का इस्तेमाल करते हैं वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी कि इसमें टोटली जो आपके पास संख्या होती है वो आपका एक अल्फाबेटिकली संख्या होती है। इसमें जो भी हम लोग जो भी संख्या का इस्तेमाल करते हैं वो आपका कैसा होता है, अल्फाबेटिकली होता है, यानी कि इसमें ए बी सी डी ऐसे करके आपको संख्या मिल जाएगी, जो कि गणित में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो भाई अचर किनको बोलते हैं, जो आपका एक्यूरेट नंबर हो, परिमेय संख्या हो, 1 हो 2 हो 3 हो, -1 हो -2 -3 ऐसे को अचर संख्या बोलते हैं। तो खैर इसके बारे में तो हम लोग को बातें नहीं करना, हम लोग को जो बातें करना है किसके बारे में, चर संख्या के बारे में। तो सबसे पहली बात जो हमारा होगा संख्या क्या चीज, चर होगा, वो कितनी होगी, 2 होगी। इस बात का याद रखना, तब तो इसका नाम पड़ा है क्या चीज, दो चर वाले। कितने, दो चर वाले, यानी अल्फाबेटिक तो होगा लेकिन अल्फाबेट कितने होंगे, 2 होगा। एक्स के साथ में वाई आ जाए, वाई के साथ में आ जाए जेड, एस के साथ में आ जाए टी, एम के साथ आ जाए एन, तो ऐसे करके क्या चीज होगा कि दो अल्फाबेट का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसलिए इस पार्ट का नाम क्या पड़ा है, दो क्या चीज लिखा है, चर। लेकिन पीछे आपके पास में क्या चीज लिखा है, रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक का मतलब क्या होता है, मान लो कि हमारे पास में एक संख्या है, मतलब एक अल्फाबेट है और वो कितना है, एक्स है। इसमें ध्यान देना कि अगर x पर पावर 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि x पर पावर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 क्या चीज छिपी हुई है। तो अगर x पर पावर आपके पास कितना दिखाई दे रहा है, 1, यानी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका रैखिक के अंतर्गत। मतलब कि जब घात की संख्या, क्योंकि जो ऊपर में पावर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो जब घात की संख्या आपका 1 होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास घात की संख्या 2 आ जाए, यानी कि पावर 2 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 है इसलिए संस्कृत का एक वर्ड का प्रयोग होती है, वो क्या चीज, द्वि, और ये घात है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, घात, यानी पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण। लेकिन सोचो कि अगर x पर पावर अगर आपके पास 3 हो तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 है तो संस्कृत का एक वर्ड है और उसका नाम क्या चीज है, त्रि, और ये घात है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि यहां पर जो वर्ड का प्रयोग कर रहा है वो क्या चीज, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या चीज होगा कि जो x पर पावर होगी वो आपका कितना होगा, 1 होगा। तो आपको बतला दें इसका एक साधारण जो फॉर्मूला आपके पास क्या होती है, ax प्लस में क्या चीज हो जाएगा, by
प्लस में आपके पास क्या चीज हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या चीज होगा, 0। क्योंकि आपके पास जो ये बन रही है वो एक समीकरण है, और समीकरण बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि बीच में आपके पास बराबर होना जरूरी है, और बराबर को उस पर क्या होगी, शून्य होगी। अब यहां पर समझो कि a भी आपका एक संख्या होगा, b भी आपका एक संख्या होगा, c भी आपका एक संख्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7x प्लस में क्या लिखेंगे, 8y प्लस में कितना लिख देंगे, 10 बराबर उस पर कितना होगा, 0। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फाबेट कितने इस्तेमाल हम लोग कर लिए हैं, बोलेंगे 2 अल्फाबेट x और y। तो बोलो कितने हैं हमारे पास, चर की संख्या 2 है। साथ में इस पर x पर पावर कितना है, 1 है, y पर पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, यानी ये पावर 1 है, घात 1 है, तो घात 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक। तो क्या इसका पूरा का पूरा नाम हो जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 तो हमारे पास अल्फाबेट भी है और इस पर पावर 1 क्या चीज छिपा हुआ भी है। क्या नाम में कहीं पर दिक्कत नहीं ना। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं क्या चीज कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा उसका साधारण रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस में क्या लिखेंगे, by प्लस में क्या लिख देंगे, c बराबर उस पर कितना होगा, 0। अब यहां पर थोड़ी सी आपको इस बात की समझदारी रखना है कि जब यहां पर 2 आपके पास क्या चीज है, चर है, यानी कि 2 अल्फाबेट है, यानी इक्वेशन भी आपके पास कितनी की जरूरत है, 2। यानी जब 2 इक्वेशन होगा तब हम जाके x और y का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो आपका a, b और जो c है, कोई एक आपका क्या होगा, संख्या होगी। अभी तो यहां पर ऐसे ही हम लोग उतार दिए हैं, आपको लग रहा होगा ए बी अल्फाबेट, ए बी अल्फाबेट, ए बी अल्फाबेट, ए बी, नहीं, आपके पास जो ए, बी और जो सी होगी, कोई आपका एक क्या चीज होगी, संख्या होगी, और x और y आपका क्या होगा, कोई एक अल्फाबेट होगा। तो यानी कि इसके पास कितने आपके पास समीकरण होंगे, 2। तो हम लोग इसको ax प्लस में क्या चीज लिखेंगे, by प्लस में क्या लिखेंगे, c बराबर उस पर क्या हो जाएगा, 0। अब एक बात बतलाओ कि दोनों जो समीकरण आपका इक्वल दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट लॉ को a1 इसको क्या बोलेंगे, a2, बाद लॉ को b1 इसको क्या बोलेंगे, b2, बाद लॉ को c1 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, c2। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है तो कितने समीकरण की हमको जरूरत पड़ेगी, 2, तब जाके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बातें में कहीं पर दिक्कत, जो कि पहला समीकरण का जो साधारण रूप क्या चीज होगा, a1x b1y प्लस में क्या चीज हो जाएगी, c1, और अगला जो समीकरण का साधारण रूप क्या हो जाएगा, a2x b2y प्लस में क्या चीज हो जाएगा, c2। हाँ, कहीं दिक्कत। आइए अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि आखिरकार इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इन 2 समीकरणों से x का और y का मान निकालने के लिए हम लोग कितने मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास टोटल कितने मेथड होते थे, 4। कितने मेथड होते थे, 4, लेकिन यहां पर आपके पास पढ़ने कितने हैं, 3, क्योंकि एक जो मेथड है वो एनसीईआरटी अब क्या कर दिया, हटा दिया। ये जो पार्ट था काफी लंबी थी, ये जो पार्ट थी काफी लंबी थी, लेकिन एनसीईआरटी इसको घटा के जस्ट हाफ कर दिया है आपके लिए। मतलब जो पिछला बच्चा है, कभी उनसे जाके पूछो कि एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 में उन लोगों को एक बार परेशानियां होती थी, लेकिन अब 3.5 3.6 को पूरी तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू निकालने के लिए किन किन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कौन सा मेथड के बारे में, कौन सा विधि के बारे में, ग्राफिक विधि। और आपको बतला दे कि ये जो विधि है एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कितना नंबर में, 3 नंबर में। यानी आपसे पूछ देगा कि 2 समीकरण दे देगा और बोलेगा कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए, तो आपको वहां पर हल करना होगा कि कितने नंबर का प्रश्न है, 3। यानी कि इन दोनों समीकरण को पहला हम लोग कौन सा मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे, ग्राफिक विधि से। सेकेंड में जो हम लोग सीखेंगे वो आपका होगा प्रतिस्थापन विधि। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि। और जो थर्ड में जो सीखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। और एक जो होता था फोर्थ वाला, क्योंकि अभी हम बोले कि पहले हम लोग यहां पर टोटल कितने मेथड सीखते थे, 4, लेकिन अब कितने सीखते हैं, 3। जो चौथा था उसका नाम क्या चीज था,
वज्र गुणन विधि। ठीक है, क्या बोलते थे? वज्र गुणन विधि। यानी कि पहले हमारे पास में जो टोटल जो मेथड थी वो हम लोग कितने सीखते थे? 4, लेकिन अब जो हमको सीखना है वो मात्र कितना सीखना है? 3। ये जो चौथा वाला था वज्र गुणन विधि, इसको हटा दिया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्टिंग कहां से करेंगे? कौन सा मेथड से? ग्राफी विधि से। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड से? ग्राफी विधि। लेकिन ग्राफी विधि को समझने के लिए थोड़ी बहुत आपको कुछ जानकारी रखनी होगी। तो अभी तक हम लोग इस बात को समझे कि जो हमारा पार्ट का नाम है क्या चीज है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे, एक आएगा इक्वेशन 1 और एक आएगा इक्वेशन 2। यानी एक आएगा समीकरण 1 और एक आएगा समीकरण 2। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कितने मेथड को सीखेंगे? 3। एक होगा आपका ग्राफी विधि, एक आपका होगा प्रतिस्थापन विधि और एक आपका होगा विलोपन विधि। और आपको बतला दें कि तीनों विधियां में जो आंसर होगी वो एक ही आती है। तो फर्स्ट में जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्या चीज होगा? ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि को समझने के लिए थोड़ी सी हम लोग समझते हैं किसको? ग्राफ को। क्या आखिरकार यहाँ पर कितने प्रकार की ग्राफ बनेगी, तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम लोग क्या बनाते हैं? डायग्राम। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम भर भर के बनाता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, रटिएगा नहीं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ग्राफी विधि को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्राफी विधि को समझने के लिए हमको कुछ इसका जो बेसिक जो टर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। बतला दें कि जो अभी हमारे पास में जो ये बनेगा, टेबल बनेगी, वो एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में से जो क्वेश्चन है एकदम भर भर के पूछेगा। ठीक है, आइए एक बार हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, आपके पास जो भी ग्राफ होगी वो कितने प्रकार की बनेगी? एक जो ग्राफ से मतलब कि एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है, एक इक्वेशन से एक समीकरण से एक लाइन बनती है। तो हो सकता है कि एक ऐसी आपके पास में ग्राफ बने कि दोनों लाइन आपस में कट जाए। एक हो सकता है कि ऐसा आपके पास लाइन बने जो कि एक के ऊपर में एक हो, एक के ऊपर में एक, यानी एक लाइन जाए तो एक लाइन उसी में चला जाए, यानी कि सेम लाइन हो। या फिर हो सकता है कि एक तो दूसरे की क्या चीज हो? समानांतर हो। ठीक है, क्या चीज हो? समानांतर हो। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं कि नाम लिखते हैं। जब 2 लाइन आपस में कट जाएगी, यानी कि 2 समीकरण है, तो 2 रेखाएं भी बनेगी और दोनों रेखा कोई भी एक बिंदु पर काट रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या लिखते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखा। क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद करती रेखा, इसका नाम है। ठीक है, क्या चीज नाम है? प्रतिच्छेद करती रेखा। लेकिन जब एक लाइन में एक लाइन के ऊपर में ही एक लाइन जाए, ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप करके जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, क्या चीज बोलेंगे? संपाती रेखा। अगला में क्या चीज है कि ये दोनों अगर आपस में समांतर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? आइए सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं नेमिंग कि अगर दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए? कट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। एक के ऊपर में एक अगर होके जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। अगर एक तो दूसरे के समानांतर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। क्या इसमें कहीं पर दिक्कत है क्या? अब इसके बाद है कि इसका पहचानने का जो समीकरण क्या होगा, तो आप लोग एक बार याद करो कि इसका साधारण रूप हम लोग क्या लिखे थे कि a1x प्लस में क्या लिखे थे? b1y प्लस में क्या लिख दिए थे? c1 इज इक्वल टू b1y इज इक्वल टू क्या था? 0। और एक क्या था? a2x प्लस में क्या था? b2y प्लस में क्या चीज था? c2 इज इक्वल टू क्या चीज था? 0 था कि नहीं था? तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर वो प्रतिच्छेद करती रेखा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा किसका? b1 बट्टा b2। हो सकता है कि अभी इस प्रकार की जो क्वेश्चन जो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर वो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, लेकिन जब एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी इसको कर लेना कि अगर वो प्रतिच्छेद करती रेखा होगी तो a1 बट्टा a2 यानी कि इनका अनुपात और इनका अनुपात और इनका अनुपात और इनका अनुपात कभी भी आपस में बराबर नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आपके पास संपाती होगा, इसमें क्या होगा? a1 बट्टा a2 बराबर होगा किसका? b1 बट्टा b2 बराबर किसका होगा? c1 बट्टा c2।
यानी इसमें क्या होगा, सभी का सभी आपस में जो उसके अनुपात होंगे कट छट के जो आएंगे वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन जो समानांतर होती है उसमें क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर होगा किसका, B1 बट्टा B2 का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा किसका, C1 बट्टा C2 का। ठीक है, मतलब कि आपके पास क्या है कि अगर प्रतिच्छेद करती रेखा होगी तो प्रतिच्छेद करती रेखा का जो इक्वेशन आएगा वो आपका क्या होगा कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है किसका, B1 बट्टा B2 का। अगर आपके पास संपाती है, संपाती का मतलब एक के ऊपर में एक जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है क्या चीज, C1 बट्टा C2। लेकिन समानांतर का क्या होगा कि दो शुरू वाला तो बराबर होगा लेकिन बाद वाला बराबर नहीं होगी। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या चीज होगा, हल के बारे में बातें करेंगे। देखो, हल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। जितनी जगह पर वो टच करेगा उतना उसका वैल्यू निकलेगा, उतना उसका हल निकलेगा। तो सबसे पहली बात देखो कि प्रतिच्छेद करती जो रेखा है वो कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक जगह पर, तो इसलिए इसका क्या लिखेंगे, केवल एक हल, केवल एक हल। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, एक ही आएगा। एक से अधिक क्या होगी क्या, तो इसका आंसर होगा कि नहीं। इसमें जो आंसर आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, एक होगी, इसलिए इसका नाम क्या चीज है, केवल एक हल। लेकिन अगर तुम इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या, एक लाइन के ऊपर एक और भी लाइन जा रहा है। अब वो कितने जगह पर टच कर रहा है, मान लो कि मेरा हाथ है, इसके ऊपर में कोई और हाथ रख दिया, तो बतलाओ कितनी जगह पर टच कर रहा है, बोलते हैं कितने जगह पर, क्या पूरे इसमें टच है, पूरे इसमें टच है। और जब पूरा इसमें टच है मतलब कि अनंत हल हो गए, क्योंकि जब ये एक जगह पर टच किया तो एक बार मार खाया, एक हल आया। अब ये पूरे टच है मतलब कि इसको गदा के मारेगा, हुम्मच के मारेगा, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल। लेकिन इसमें ध्यान दो कि इधर एक रेखा है, इधर भी एक रेखा है, क्या ये दोनों का दोनों रेखा को आगे भी अगर हम बढ़ाएं तो कहीं पर जाके क्या वो होगी, टच होगी क्या, नहीं। जब टच नहीं होगी तो क्या इसका हल निकलेगा, क्या आंसर होगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। क्या जो लिखेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? फर्स्ट में हम लोग क्या देखें कि जो हमारे पास दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद की तो क्या नाम हो गया, प्रतिच्छेद करती रेखा। जब एक के ऊपर में एक होके जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलिए, संपाती रेखा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। अगर हमारे पास प्रतिच्छेद करती रेखा होगी तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा किसका, B1 बट्टा B2 का। संपाती होगा तो A1 बट्टा A2 बराबर होगा किसका, B1 बट्टा B2 का, और C1 बट्टा C2 का भी। लेकिन जो समानांतर होगा उसमें क्या होगा, A1 बट्टा A2 बराबर होगा किसका, B1 बट्टा B2 का, और फिर बराबर नहीं होगा किसका, C1 बट्टा C2 का। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हल के बारे में जान रहे हैं। तो ये एक बिंदु पर कट कर रही है इसलिए इसका केवल एक हल होगा। इसमें क्या है कि कई बिंदुओं में इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। और इसमें क्या है कि कहीं भी इसको टच वच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। इसमें एक चीज और भी आती है, आपका संगत और असंगत। ध्यान रखिएगा, जिसका हल निकल रहा है, जो टच कर रहा है वो कहलाएगा संगत, और जो टच नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। इसमें देखो, क्या ये कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है, टच है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, संगत रेखा। क्या हो जाएगा, संगत रेखा। इसमें ध्यान दो, क्या ये कहीं पर है टच, पूरे के पूरे टच है, तो ये भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका संगत हो जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, क्या ये कहीं पर है टच, नहीं है। और जब कहीं पर आपका टच वच नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत रेखा। क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत। ठीक है, तो आई होप कि जो बातें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो गुजारिश रहेगी कि आप इसको एक बार बढ़िया से देख लेना। आज की क्लास इतना ही, अगले दिन हम लोग बातें करेंगे एक अलग एक्सरसाइज में। ठीक है।
क्लासेस होगी, है ना। सिर्फ इसमें हम लोग जो परिचय के बारे में बातें करेंगे, इसकी जो टॉपिक है टॉपिक का नाम के बारे में बातें करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है।